जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम भूगर्भिक इतिहास भी कहते हैं। किसका भूगर्भिक इतिहास? एक्चुअली पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। देखो दोस्त, इसमें हम पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन जीव आकर बसे और उनका कालखंड, समय का कालखंड क्या था, वो किस काल में आकर बसे। आपको पता होगा कि इससे पहले, इंसानों से पहले, एक बहुत बड़ा जीव पृथ्वी पर निवास करता था जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि डायनासोर किस काल में आया और क्या आखिर कारण रहा कि डायनासोर विलुप्त हुए, उसके बाद कैसे जो थे वो एक्वेटिक एनिमल जो थे वो धीरे धीरे चल करके स्थल में निवास करने लगे। इन सभी कालखंडों के बारे में हम जानेंगे, साथ में उनका इतिहास क्या रहा, कौन कौन से जीवों ने वहाँ पर निवास किया, इन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, देखो, जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी की एज है वो 4.6 अरब वर्ष है। और इसकी जो गणना है, यानी हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष ही है, इसकी गणना जो है हमने यूरेनियम रेडियो एक्टिव विधि द्वारा हमने ज्ञात करा है। और सिर्फ पृथ्वी की ही नहीं, सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपस्थित हैं और जितने भी उपग्रह उपस्थित है, जितने क्षुद्र ग्रह उपस्थित है, इन सारों का एज जो है वो 4.6 अरब वर्ष ही है। ठीक है, देखो, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या जो थी सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। पृथ्वी के इतिहास को अधोलिखित कालखंडों में बांटा जाता है जो निम्नलिखित है। हम पृथ्वी को कालखंडों को कुल 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका महाकल्प, जिसे हम ईरा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है युग और तीसरा है शक या कल्प। ठीक है, अब ये क्या है? ईरा क्या है? यह सामान्य सबसे बड़ा कालखंड होता है। ठीक है, ईरा जो है सबसे बड़ा कालखंड होता है। और ईरा की जो कुल संख्या है, टोटल कितने ईरा हुए हैं, टोटल कितने महाकल्प हुए हैं, तो वो 5। उसी प्रकार महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, महाकल्प को आप युग में बांट सकते हैं। यानी सबसे पहले आपका महाकल्प आता है और महाकल्प को हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? युग में अथवा एपोच में। ठीक है, तो टोटल युगों की संख्या है वो 4 है। और तीसरा आपका शक या कल्प। प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक अथवा कल्प में विभाजित किया जा सकता है, जिसकी संख्या 18 है। देखो क्या है कि सबसे बड़ा जो है महाकल्प है, जिसे हम ईरा भी कहते हैं। ठीक है, ईरा को हम छोटे छोटे युग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे युग में डिवाइड कर सकते हो, और युग को हम छोटे छोटे कल्प में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप बात करो कि साल को कैसे हम महीनों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। साल को हम 12 महीनों में डिवाइड करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसी तरह दिसंबर तक होता है। और महीनों को हम कैसे डिवाइड करते हैं? सप्ताह में हम डिवाइड करते हैं। सप्ताह में हो गया आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, उसी प्रकार जो यहाँ पर ईरा है, ठीक है, जो ईरा है उसको हम युग में डिवाइड करते हैं। यानी ईरा मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये साल है। ठीक है, ये हमारा साल है। ईरा क्या है? मान लो कि ये साल है। तो साल को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं? महीने में। ठीक है, तो जैसे हम साल को महीने में डिवाइड करते हैं ना, तो उसी प्रकार हम ईरा को युग में डिवाइड करते हैं। किस में करते हैं? ईरा को हम युग में डिवाइड करते हैं और युग को कल्प में डिवाइड करते हैं। जैसे फिर हम महीने को किस में डिवाइड करेंगे? सप्ताह में डिवाइड करेंगे। उसी तरह युग को फिर हम कल्प में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 3 कालखंडों के बारे में पढ़ते हैं पृथ्वी के इतिहास के अध्ययन के समय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ईरा को हम कुल 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसमें प्री पैलोजोइक, जिसको हम आद्य महाकल्प कहते हैं। इसके अलावा पैलाजोइक, बीच वाले को मिसोजोइक, यानी इसको हिंदी में मध्यजीवी महाकल्प भी हम कहते हैं। चौथा है आपका सीनोजोइक और 5वां है नियोजोइक। ठीक है, इनकी अवधि क्या है? जो प्री पैलोजोइक है, यानी जो आद्य महाकल्प है,
वो लगभग 3 अरब वर्ष तक चला। पैलेजोइक जो है वो 34 करोड़ वर्ष तक चला। मीसोजोइक 18 करोड़ वर्ष, सेनोजोइक 6 करोड़ वर्ष और न्यूजोइक जो है, जो आपका नूतन महाकल्प है, वो 20 लाख वर्ष तक चला और अब भी चल रहा है। यानी हम किस काल में भी जी रहे हैं? हम नूतन महाकल्प यानी न्यूजोइक काल में जी रहे हैं। ठीक है, इसमें जो प्री पैलेजोइक काल है उसमें किसी भी युग की शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि इस काल में हमें किसी भी प्रकार के जानवरों के संकेत नहीं मिलते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के जीवित जानवरों के हमें ना संकेत यहाँ पर ना के बराबर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी युग में ये शामिल नहीं किया जाता। अब जो प्री पैलेजोइक है यानी जो आपका आद्य महाकल्प है, उसको हम आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो काल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 अरब वर्ष का साल है। ठीक है, ये साल जो है 3 अरब वर्ष तक चला। अब जाहिर सी बात है कि 3 अरब वर्ष कोई साल चलेगा और हम उसमें बिना कैटेगरी के पढ़ लें, जाहिर सी बात है एक शुरुआती वक्त होगा इस काल का और एक अंतिम वक्त होगा। तो शुरुआती वक्त को हमने कहा आर्कियन, और जो प्री पैलेजोइक का जो अंतिम वक्त था उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इस काल में पूरा जीवी महाकल्प में क्या हुआ कि जानवरों के थोड़े बहुत संकेत हमें दिखने शुरू हुए, तो ये इसको प्रथम युग में शामिल किया गया। इसको 6 कल्पों में बांटते हैं। उसी प्रकार मीसोजोइक है, ये इसका पूरा जो अवधि है वो 18 करोड़ वर्ष का है और इसको हम कुल 3 भागों में बांटते हैं, 3 शकों में बांटते हैं, 3 शक कहो या 3 कल्प कहो। ठीक है, उसी प्रकार सीनोजोइक को हम कुल 5 कल्पों में बांटते हैं और न्यूजोइक को हम कुल 2 कल्पों में बांटते हैं। इसी प्रकार इनके युग भी हैं, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री पैलेजोइक ईरा को। ठीक है, ये क्या था? तो प्री पैलेजोइक में हम 2 कल्प शामिल करते हैं। पहला है आपका आर्कियन तथा दूसरा क्या है? दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। तो आर्कियन में क्या हुआ ना, आर्कियन काल में क्या होता है कि जनरली आपको यहाँ पर कोई जीव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई जीव यहाँ पर उपस्थित नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस और सोना जैसे जो धातु थे इस काल में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कैनेडियन सील्ड तथा फोनोस्कोडिया भी देखने को मिला। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ऊपर वाला याद रखिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई जीव के साक्ष्य हमें नहीं मिले, साथ में इसके जो मेटल्स है ग्रेनाइट, नीस तथा सोना, ये सारे आपके धातु हमें मिले। दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, जो कि आद्य महाकल्प का ही एक अंग है प्री कैम्ब्रियन। इसमें क्या था कि समुद्र गर्म था। ठीक है, और समुद्र गर्म था तो यहाँ पर रीढ़ विहीन समुद्री जीव पाए गए, यानी ऐसे समुद्री जीव पाए गए जिसमें किसी प्रकार की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं थी। आपको पता होगा कि हमारे पास भी, मनुष्य के पास भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो और कई आजकल के समुद्र जीवों के पास भी रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन प्री कैम्ब्रियन काल में ऐसे जीव कुछ विकसित हुए जो कि समुद्र में तो रहते थे परंतु उनके पास कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो रीढ़ विहीन थे। तो रीढ़ विहीन तक तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल भी थे वो। ठीक है, इसी समय अरावली और धारवाड़ श्रृंखला, जो अरावली और धारवाड़ पर्वत श्रृंखला है भारत में, उसकी भी रचना इसी काल में हुई। तो सोच सकते हैं कितना पुराना है हमारा अरावली। इसके सामने हिमालय जो है एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, हिमालय तो अभी कुछ लाख साल पहले ही आया है, ठीक है, अस्तित्व में आया, लेकिन जो हमारा अरावली है आज से कई साल, जब पृथ्वी का प्रारंभ का वक्त था, उस वक्त हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला का उदय हुआ। ठीक है, दूसरा आपका पैलेजोइक ईरा, जिसको हम लोग कहते हैं पूरा जीवी महाकल्प। तो इसके अंतर्गत हम 6 कल्पों को डिवाइड करते हैं। पहला आपका कैम्ब्रियन कल्प। ठीक है, इसको युग की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, इसको प्रथम युग में रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर इस कालखंड में ही हमें विंध्याचल पर्वत, भारत के विंध्याचल पर्वत जो था वो अस्तित्व में आया था इसके साथ।
समुद्री जीव और घास वगैरह भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस काल में जो थे वो पेड़ पौधे की कमी थी। यहाँ जो प्रारंभ था पेड़ पौधे का वो किससे हुआ? घास से हुआ। ठीक है, प्रारंभ में कोई किसी प्रकार का पेड़ पौधा नहीं था, तो यहाँ पर प्रारंभ किससे देखने को मिलता है हमें? घास, घास के रूप में ये पेड़ पौधे जन्म रहे थे अभी। तो महासागरों का इस समय अतिक्रमण हुआ, काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, इसके साथ हमें थोड़ी छोटी बहुत वनस्पतियाँ भी देखने को मिली इस काल में, और इस काल में थोड़ा बहुत आपको जीवन का प्रारंभ हम कह सकते हैं इस काल में हुआ। अगला है आपका ऑर्डोविशियन समुद्र, ऑर्डोविशियन काल। ठीक है, तो ऑर्डोविशियन में क्या हुआ कि जो जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में जो जीव हुआ करते थे वो पानी में रहा करते थे, लेकिन इस काल में ऑर्डोविशियन काल में जो जीव हैं वो जनरली धरती पर आकर के यानी स्थल भूमि पर आकर के निवास करने लगे। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला आपका सिल्यूरियन। तो क्या हुआ कि इस समय समुद्र में मछली जो है, समुद्र में मछली व प्रवाल भित्तियाँ की उत्पत्ति हुई, साथ ही रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी इस काल में अस्तित्व में आए। यानी सिल्यूरियन काल में आपको रीढ़ की हड्डी वाले जीव अस्तित्व में आए, साथ में जो आपका समुद्र में मछलियाँ भी आई, और इस काल में स्थल पर वनस्पतियाँ भी आपको दिखाई देने लगी। ठीक है, अगला आपका डेवोरियन। तो इस काल में जो शार्क है आपका, शार्क मछली जो है वो इसी काल में आई थी, डेवोरियन काल में। ठीक है, इसमें उभयचर भी आए, फर्न के जंगल भी आए, और कैलोडोनियन कुछ हलचल भी हुई। ठीक है, इसको जनरली मत्स्य युग कहा जाता है, क्योंकि मछलियों का जो शुरुआती जो प्रारंभ तो हुआ सिल्यूरियन काल से, थोड़ा बहुत हमें अस्तित्व देखने को मिले सिल्यूरियन काल से मत्स्य की, लेकिन जो एक्चुअल में ढेर सारे मछलियों का जो उदय हुआ वो डेवोरियन काल में हुआ, इसलिए हम इसको मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका कार्बोनिफेरस युग या कार्बोनिफेरस कल्प। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि उभयचरों का विकास हुआ। उभयचर ऐसे जीव हुआ करते थे जो पानी में भी रहते थे और आपके स्थल पर भी निवास करते थे। तो जनरली क्या हुआ कि थोड़ा बहुत वनस्पतियाँ भी इस काल में आपका अस्तित्व में आई, घने वृक्ष उगने लगे, भार से धस गए। अगला आपका पर्मियन। ठीक है, पर्मियन के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? एक्चुअली इसके अंतर्गत आपको भ्रंशोत पर्वत, अपलेशियन, अल्ताई स्पेनिश, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगला आपका मेसोजोइक ईरा, जिसको हम मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं। इसको हम 3 कल्पों में विभाजित करते हैं। पहला आपका ट्रायोसिक काल, जिसमें ये है बेसिकली सरीसृप का काल इसको माना जाता है, और इस काल में जनरली पक्षी अस्तित्व में आए, यानी उड़ने वाले जीव जो है अस्तित्व में आए। अगला आपका जुरैसिक। जुरैसिक आपको नाम से पता चल रहा होगा, जुरैसिक नाम की एक फिल्म भी निकली है, जुरैसिक पार्क। तो जुरैसिक युग में इसका जुरैसिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस वक्त डायनासोर जो थे वो पूर्णतः अस्तित्व में आ चुके थे, डायनासोर, और इस समय फूल वाले पौधे भी अस्तित्व में आए थे। इसके साथ डायनासोर के अलावा पृथ्वी पर कंगारू जैसे जीव भी इसी काल में आए थे, और स्थल व ऐसे जीव आए थे जो स्थल और वायु दोनों में रह सके। क्रिटेशियस, अगला जो हमारा कल्प है वो है क्रिटेशियस। इसमें रॉकी और एंडीज जैसे विश्व के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का उदय हुआ। उसके अलावा भारत की दक्कन ट्रैप और काली मिट्टी इसी काल में है। साथ में कछुआ का भी उदय क्रिटेशियस काल में ही हुआ। अगला आपका सीनोजोइक काल। ठीक है, या इसको हम नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 कल्प आपको दिखाई देते हैं। इसको पर्वत निर्माण का काल कहते हैं, क्योंकि पर्वतों का निर्माण हुआ। पहला आपका पेलियोसिन। ठीक है, पेलियोसिन जो है इस काल में जनरली स्तनधारी जीव आए, यानी ऐसे जीव जो अपने बच्चों को जन्म देती हो और उसको जन्म देकर दूध पिला सके, तो ऐसे जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे सबसे पहले पूर्वज जो हैं बंदर, वो सबसे पहले पेलियोसिन काल में ही हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है आपका इयोसिन काल। ठीक है,
इयोसीन काल क्या था कि ये जनरली जो हिमालय है इसी युग में ट्रांस हिमालय का उदय हुआ। ठीक है, इस काल में लावा का निकलना, पठार वगैरह, इस काल में इसका उदय हुआ, पठारों वगैरह का उदय हुआ। अगला आपका ओलिगोशीन, इस काल में पर्वत निर्माण हुए, पालतू जानवर अस्तित्व में आए, साथ में पालतू जानवरों में से क्या, कुत्ता वगैरह अस्तित्व में आए, साथ में वृहद हिमालय आता है और ये ओलिगोशीन कल्प के दौरान ही इसका उदय हुआ। अगला है मायोशीन, ये एक्चुअली क्या है कि वलित पर्वत निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ और हिमालय जो हमारा आज का हिमालय है वो मायोशीन काल में ही आया था। हिमालय किस काल में ये अस्तित्व में आया, तो आंसर हो जाएगा मायोशीन काल। इसके अलावा प्लायोशीन काल में जो है आपको शिवालिक हिमालय, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर और उत्तर सागर, इन सभी सागरों का उदय हुआ। अगला आपका न्यूज़ोइक ईरा, जिसको नूतन महाकल्प कहते हैं, इसी काल में जो था हम मनुष्यों का उदय हुआ। पहला जो आपका कल्प है वह है प्लीस्टोसीन। इसमें क्या हुआ कि हिमयुग का प्रारंभ था ये, ठीक है, जिसमें 4 हिमयुग गुंज, मिडेल, रीस और उर्म, ये 4 हिमयुग पाए गए। ठीक है, इसके अलावा भारत में मानव जाति की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। प्लीस्टोसीन काल में ही भारत में मानव जाति की उत्पत्ति हुई। हिम के कारण जो थे वो कोरल नष्ट हो गए। कोरल जनरली समुद्र या पानी के अंतर्गत पाया जाता है, शुद्ध पानी के अंदर पाया जाता है। और जनरली जो है कि अगर जो कोरल होते हैं वो हमारे प्रकृति के एक इंडिकेटर होते हैं, यह बताते हैं कि कोई स्थान शुद्ध है या अशुद्ध। जनरली जो स्थान शुद्ध होता है उसी में कोरल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस काल में स्थल पर आदि मानव का विकास हुआ। इस समय आदि मानव जो थे आ चुके थे। और आज का जो हमारा नवीनतम जो मानव है, वर्तमान विश्व के जो मानव है, जिसको होलिसीन काल में ही उनका उदय हुआ, वो होलिसीन काल में ही पूर्ण विकसित हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जलवायु में समानता आई, पूर्ण विकसित मानव अस्तित्व में आए, साथ में वर्तमान विश्व का निर्माण हुआ और यह अब तक जारी है। यानी हम होलोसीन काल में ही अभी सर्वाइव कर रहे हैं, होलोसीन काल में ही हम अभी जी रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास का वर्णन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसा मत सोचिए कि मैंने शॉर्ट में बताया तो इसको लिखा नहीं जा सकता है। इसको तकरीबन कम से कम आप इसे 5 पेज में लिख सकते हैं। यदि आप पूर्ण तरह सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो इसको पृथ्वी की भूगर्भिक जो आपका पूरा इतिहास है उसको मैंने जितना अभी तक बताया उसको एटलीस्ट 4 से 5 पेजों में आप आराम से कवर कर पाओगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से लिख के देखो, ये आपके पूरे पेपर को अच्छे से कवर करेगा और आपके नॉलेज को भी ये बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।